परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल यानी कि जब भी कोई सेल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक सेलर जो है बायर के साथ जो है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वहाँ पर जो है उनको कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि उनको परफॉर्म करनी पड़ती हैं। जैसे कि अगर सेलर है, तो सेलर को गुड्स को डिलीवर करना होगा बायर को, और वहीं पर अगर बायर है, तो बायर को सेलर से गुड्स को रिसीव करना होगा और उसके लिए बायर को पेमेंट करना होगा। तो इसी को परफॉर्मेंस कहते हैं, यानी कि सेलर अपना काम परफॉर्म करता है और बायर अपना जो है वहाँ पर काम परफॉर्म करता है। तो परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मीन्स डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय द सेलर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय द बायर एंड पेमेंट ऑफ प्राइस फॉर द सेम बाय बायर। तो जब सेलर जो है, यानी कि सेल का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ बायर और सेलर के बीच में, और सेलर ने जो है गुड्स को डिलीवर कर दिया बायर को, और बायर ने जो है गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया और उसके लिए जो पैसा उसको प्राइस पे करना था वो उसने पे कर दिया, तो ये माना जाता है कि दोनों ने अपना काम परफॉर्म कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में। क्लियर? और ये सब जो भी टर्म्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के, उसके अकॉर्डिंग्स हो रहा है, तो फिर वो जो है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वहाँ पर माना जाएगा कि सेलर और बायर ने अपने अपने काम को परफॉर्म वहाँ पर कर दिया है। क्लियर? परफॉर्मेंस का मतलब क्या हो गया? द एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग समथिंग। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि डिलीवरी हो रही है गुड्स की बाय दी सेलर। तो डिलीवरी जो है सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 में इसको डिफाइन किया गया है। डिलीवरी मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी कि जब एक पर्सन से किसी भी चीज़ की ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर होती है किसी दूसरे पर्सन को, तो उसको कहते हैं डिलीवरी। तो यहाँ पर क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कि जो सेलर है वो जो है गुड्स को ट्रांसफर करता है, किसको? बायर को देता है, बायर को डिलीवर करता है। पोजेशन, आप मोबाइल परचेज करने जाते हो किसी मोबाइल शॉप पे, तो जो शॉप ऑनर होता है आप जो है उसको पेमेंट करते हो, तो आपको जो है मोबाइल फ़ोन आपको दे देता है, यानी कि अब जो है वो बायर जो है उस मोबाइल फ़ोन का ओनर होगा। क्लियर? तो पोजेशन पहले सेलर के पास थी, अब जो है वो ट्रांसफर हो गई बायर के पास जब उसने पेमेंट कर दिया, तो इसी को कहते हैं डिलीवरी। डिलीवरी मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो डिलीवरी को जो है 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी एंड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको जो है सीधा सीधा जो फिजिकल गुड्स होता है वो आपको डिलीवर कर दिया जाता है, जो आप परचेज करने जाते हो वही आपको डिलीवर कर दिया जाता है, तो उसको कहते हैं एक्चुअल डिलीवरी। और कई बार होता है कि आप जो परचेज करने जाते हो वो कहीं और रखा होता है, तो आपको सामान ना देके बल्कि आपको जो है उसका कुछ रिप्रेजेंटेटिव आइटम दे दिया जाता है, तो उसको सिंबॉलिक जो है डिलीवरी कहते हैं। और वहीं पर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के केस में क्या होता है कि सेलर के पास वो चीज़ नहीं होता है, किसी थर्ड पार्टी के पास होता है, थर्ड पार्टी जो है आपको डिलीवर करेगी, तो उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तो टाइप ऑफ डिलीवरी में पहला क्या है? एक्चुअल डिलीवरी, यानी कि एक्चुअल फिजिकल डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द बायर और हिज एथोराइज्ड एजेंट बाय द सेलर और हिज एथोराइज्ड एजेंट, यानी कि जब एक सेलर एक्चुअल जो फिजिकल डिलीवरी करता है गुड्स का बायर को, तो उसी को एक्चुअल डिलीवरी कहते हैं। आप मोबाइल परचेज करने जाते हो और सेलर ने आपको मोबाइल फ़ोन एज इट इज़ जो है ओरिजिनल मोबाइल फ़ोन आपको जो है वहाँ पर हैंड ओवर कर दिया, तो उसी को एक्चुअल डिलीवरी कहते हैं। क्लियर? वहीं पर सिंबॉलिक डिलीवरी क्या होगा कि व्हेन गुड्स आर नॉट फिजिकली डिलीवर्ड बट द मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग पोजेशन ऑफ गुड्स इज डिलीवर्ड टू बायर, इट इज कॉल्ड सिंबॉलिक डिलीवरी, यानी कि सिंबल इज यूज्ड फॉर डिलीवरी। तो यहाँ पर क्या होता है, सपोज करिए कि किसी गोदाम में कोई सामान रखा हुआ है, तो उस गोदाम की चाबी आपको दे दी जाए और आप उस गोदाम में जाइए, चाबी वहां से गोदाम को ओपन करिए, वहां से अपना सामान ले लीजिए, तो इसको भी क्या कहते हैं? एक तरीके का सिंबॉलिक डिलीवरी भी कहते हैं। तो हैंडलिंग ओवर द की ऑफ गोडाउन वेयर गुड्स आर सेफली केप्ट, तो इसको भी क्या कहेंगे? सिंबॉलिक डिलीवरी, यानी कि एक्चुअल जो सामान है वो आपको नहीं दिया, लेकिन वो सामान जहां रखा है वहां की आपको चाबी दे दी, आप जाइए वहां से सामान ले सकते हैं, तो ये भी क्या है? एक तरीके का डिलीवरी है। क्लियर? नेक्स्ट जो है दैट इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी जैसे हमने बताया कि यहाँ पर क्या होता है कि थर्ड पार्टी इज इन्वॉल्व इन दिस डिलीवरी, सेलर डोंट डिलीवर द गुड्स डायरेक्टली। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो बायर होता है वो सेलर को पे करेगा, और जो थर्ड पार्टी है उसके पास सामान रखा होगा, वो थर्ड पार्टी जो है वो बायर को सामान को डिलीवर करती है, तो इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। बहुत बार होता है कि सेलर को जो है बायर ने पे कर दिया, उसके बाद जो है वेयर हाउस से फिर वेयर हाउस कीपर जो है वो बायर को प्रोडक्ट को डिलीवर करता है, तो इसको कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहते हैं। क्लियर? तो अब जो परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, यानी कि जो डिलीवरी है, उसको लेकर जो है रूल्स बनाए गए हैं। तो रूल्स डिलीवरी ऑफ गुड्स को लेकर हैं और रूल्स रिगार्डिंग दी बायर एक्सेप्टेंस को लेकर है। तो सबसे पहले गुड्स को डिलीवर करने के लिए क्या रूल्स हैं इस एक्ट में, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सेक्शन 31 में ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर के बारे में बताया गया है। पहला क्या है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिलीवर द गुड्स, यानी कि सेलर की ये ड्यूटी बनती है कि गुड्स को वो डिलीवर करे
बायर को, अगर बायर ने वहाँ पर पेमेंट कर दिया है। उसी तरीके से बायर की जो है ड्यूटी बनती है कि उसको एक्सेप्ट करना है और पे करना है जो उसको गुड्स डिलीवर हुआ है। बायर टू एक्सेप्ट एंड पे फॉर देम इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ है, सेल का जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसमें उस टर्म्स के अकॉर्डिंग सेलर को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है, यानी गुड्स को डिलीवर करना है बायर को, और बायर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ड्यूटी बनती है कि वो जो गुड्स डिलीवर हुआ है उसको एक्सेप्ट करे और उसके लिए जो है प्राइस पे करे। तो ये पहला रूल हो गया सेक्शन 31 में, ड्यूटी ऑफ सेलर एंड बायर। सेलर को गुड्स डिलीवर करना है, बायर को उसको एक्सेप्ट करना है और उसके लिए पैसे पे करने हैं। क्लियर? अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जैसा भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बताया गया है वैसे वैसे उनको जो है अपना वहाँ पर एक्टिविटी पर ड्यूटी परफॉर्म करनी है। नेक्स्ट जो रूल है दैट इज पेमेंट एंड डिलीवरी आर कॉन्करेंट कंडीशन। सेक्शन 32 में कहा गया है। कॉन्करेंट का मतलब होता है ऑकरिंग सेम टाइम, यानी कि जो पेमेंट है और जो डिलीवरी है वो सेम टाइम पे हो रही है, यानी कि आपने मोबाइल का पैसा वहां पर पे किया, आपको मोबाइल हैंड ओवर हो जाता है। तो सेम टाइम पे जो है ये एक्टिविटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज पैसा पे किया और कुछ दिन बाद आ रहा है। हालांकि कुछ गुड्स के केस में ऐसा होता है कि आप जो है एडवांस दे देते हो, उसके बाद जब सामान बन जाता है तब आप जो है कंप्लीट पेमेंट वहां पर करते हो, या फिर ऑनलाइन परचेज करते हैं तो वहां पर भी क्या होता है कि आप पैसा पहले देते हो, 3-4 दिन बाद डिलीवरी होती है। लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो पेमेंट है और जो डिलीवरी है वो कॉन्करेंट होना चाहिए, यानी कि सेम टाइम पर होना चाहिए, विच मीन्स बोथ शुड बी परफॉर्म्ड एट द सेम टाइम अनलेस अदरवाइज एग्रीड। अब ऑनलाइन के केस में क्या है कि वहां पर हम एग्री करते हैं कि हाँ ठीक है भाई, आप हम पेमेंट आज कर दे रहे हैं, आप 4 दिन बाद वहां पर जो है डिलीवर कर दीजिएगा सामान, 3 दिन बाद डिलीवर कर दीजिएगा। हालांकि ऑनलाइन के केस में भी क्या होता है कि कैश ऑन डिलीवरी होता है, यानी कि जब आपको डिलीवर हो जाए तब आप कैश दे दीजिए। क्लियर? तो कंडीशन यहाँ पर सेक्शन 32 में क्या बताया गया है कि पेमेंट और डिलीवरी जो है वो सेम टाइम पर होने चाहिए, जैसा कि कैश सेल में होता है। ऑनलाइन सेल की बात यहाँ पर नहीं करेंगे, लेकिन कैश सेल में ऐसा होता है। क्लियर? नेक्स्ट जो रूल है दैट इज सेक्शन 33 में डिलीवरी को लेकर बताया गया है, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि डिलीवरी ऑफ गुड सोल्ड मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग व्हिच द पार्टीज एग्री शैल बी ट्रीटेड एज डिलीवरी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जो भी बताया गया है कि जैसे भी डिलीवर करना है, अगर उस तरीके से गुड्स को डिलीवर कर दिया गया है तो उसको डिलीवरी माना जाएगा। यानी कि डिलीवरी जो है वो एक्चुअल, सिंबॉलिक या कंस्ट्रक्टिव, तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बताया गया है कि हमें फिजिकल गुड्स, एक्चुअल फिजिकल गुड्स चाहिए, तो वहां पर फिर एक्चुअल डिलीवरी ही करनी होगी। वहां पर बताया गया कि ठीक है आप थर्ड पार्टी से हम ले लेंगे, आपको पैसा हम दे दे रहे हैं, तो ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो गई। तो ये जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में वहां पर बताया गया होगा कि किस तरीके से डिलीवरी किया जा सकता है, उसकी कंडीशन, टर्म्स वहां पर मेंशन की जाती हैं। क्लियर? तो सेक्शन 33 में डिलीवरी के बारे में बताया गया है। वहीं पर सेक्शन 34 है इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। तो यहाँ पर क्या होता है कि कई बार जो ऑर्डर है वो ज़्यादा बड़ा होता है, तो इस केस में क्या होता है कि जो सेलर है वो पार्ट में, यानी कि हिस्से में जो है डिलीवर करता है, आपको इकट्ठे डिलीवर नहीं करता, कुछ आज कर देगा कुछ कल कर देगा। क्लियर? तो इस केस में इफ द ऑर्डर प्लेस इज सो बिग एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स टेक प्लेस इन पार्ट्स, सो व्हेन बायर एक्सेप्ट द पार्ट डिलीवरी देन दैट मीन्स बायर इज गिविंग द एक्सेप्टेंस टू द होल डिलीवरी। यानी कि अगर आपने टोटल डिलीवरी का एक पार्ट आपने एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि जो बायर है वो सभी डिलीवरी को एक्सेप्ट कर रहा है, होल डिलीवरी को एक्सेप्ट करेगा। तो ये जो है इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी है सेक्शन 34 में। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करिए कि आपने जो है कंप्यूटर सिस्टम मंगाए, तो वहां पर कंप्यूटर सिस्टम में हमने पहले आपको सीपीयू भेज दिया, मॉनिटर बाद में भेजेंगे। तो अगर आपने सीपीयू एक्सेप्ट कर लिया तो ये माना जाएगा कि आप जो है मॉनिटर को भी एक्सेप्ट कर लेंगे, बीइंग अ बायर। ये सेक्शन 34 में कहा गया है। क्लियर? नेक्स्ट जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन 35। उसमें बताया गया है कि बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ये चीज मेंशन नहीं है तो उस केस में बायर शुड आस्क द सेलर टू डिलीवर द गुड्स, यानी कि बायर को, सेलर को बोलना पड़ेगा कि आप जो है हमें गुड्स को डिलीवर करिए। बायर को बोलना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि उसको बोलना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट द सेलर इज नॉट बाउंड टू डिलीवर देम अंटिल द बायर अप्लाई फॉर डिलीवरी। अगर जो है कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली इस चीज को मेंशन नहीं किया गया है तो उस केस में सेलर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी कि वो गुड्स को डिलीवर कर दे बिना बायर के अप्लाई किए हुए, यानी कि जब तक बायर अप्लाई नहीं करेगा तब तक सेलर जो है गुड्स को डिलीवर नहीं करेगा। क्लियर? सेक्शन 35 में ये चीज कही गई है अगर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज कह दी गई है कि इस डेट पे इस टाइम पे आपको जो है डिलीवर कर देना है बिना मेरे बोले हुए, तो उस केस में फिर वहां पर सेलर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको उस टाइम ड्यूरेशन पे उस प्लेस पे डिलीवर करना होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं लिखा है तो उस केस में डिलीवर तभी होगा जब बायर अप्लाई करेगा सेलर के पास कि हाँ आप मुझे ये प्रोडक्ट डिलीवर करिए। नेक्स्ट जो है सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 में बताया गया है प्लेस ऑफ डिलीवरी।
तो पहला प्लेस तो वही हो सकता है कि जो पार्टी एग्री करी, यानी कि सेलर और बायर ने जो एक प्लेस डिसाइड कर लिया है, उसी प्लेस पे जो डिलीवरी होगी। अगर प्लेस नहीं बताया गया है, मेंशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, तो जहां पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ है, वहीं पर जो है डिलीवरी की जाएगी। प्लेस ऑफ डिलीवरी शुड बी स्पेसिफाइड बाय द पार्टीज, पार्टीज द्वारा प्लेस ऑफ डिलीवरी को स्पेसिफाई किया जाना चाहिए। इन केस व्हेन नो एग्रीमेंट इज देयर, parties are silent about it, then place of contract will be considered as place of delivery। क्लियर। पहली चीज तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है तो वहां पर उनको बताना है कि डिलीवरी कहाँ होनी है। अगर जो है वहां पर इस इन द केस कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता है प्लेस को लेकर, पार्टी जो है वहां पर प्लेस को लेकर कोई भी वहां पर जो है डिसाइड नहीं कर पाती है, तो उस केस में जहां पर जिस प्लेस पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जहां पर जिस प्लेस पे बना था, वहीं पर जो है उसको डिलीवर किया जाएगा गुड्स को। क्लियर। एग्जाम्पल, इफ प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज फैक्ट्री, देन प्लेस ऑफ डिलीवरी विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एट फैक्ट्री। यानी कि अगर कोई आपने प्लेस स्पेसिफाई नहीं किया पार्टीज ने, तो कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी फैक्ट्री में हुआ था तो उसी फैक्ट्री में डिलीवर भी किया जाएगा। क्लियर। ये हो गया प्लेस ऑफ डिलीवरी को लेकर सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 में। वहीं पर सेक्शन 36 सब सेक्शन 2 में बताया गया है टाइम फॉर डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी का टाइम क्या होगा। तो पहली चीज, जो भी पार्टीज हैं, सेलर बायर हैं, उनको जो है पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में स्पेसिफाई कर लेना चाहिए कि क्या टाइम पीरियड होगा, कब जो है डिलीवरी होनी है। लेकिन अगर स्पेसिफाई नहीं है तो उस केस में रीजनेबल टाइम में जो है प्रोडक्ट को डिलीवर कर देना चाहिए बायर को सेलर द्वारा। इफ टाइम इज स्पेसिफाइड, डिलीवरी शुड बी डन विद इन स्पेसिफाइड टाइम। यानी कि अगर टाइम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बताया गया है तो उस टाइम ड्यूरेशन पे जो है वहां पर सेलर द्वारा गुड्स को डिलीवर कर देना चाहिए बायर को। वहीं पर इफ नो टाइम इज स्पेसिफाइड, देन डिलीवरी शुड बी कंप्लीटेड विद इन अ रीजनेबल टाइम। तो फिर जो है एक रीजनेबल टाइम में डिलीवरी कंप्लीट हो जानी चाहिए। यानी कि सपोज करिए कि एक प्रोडक्ट है, उसको बनाने में 10 दिन लगता है, तो ये माना जाएगा कि हाँ ठीक है, आप 12-13 दिन में प्रोडक्ट को डिलीवर कर दीजिए, ये रीजनेबल टाइम माना जाएगा। लेकिन एक प्रोडक्ट को 10 दिन बनाने में टाइम लगता है और आपने 1 महीने तक डिलीवरी नहीं किया, तो ये गलत है। अगर टाइम स्पेसिफाई नहीं है तो ये गलत होगा। 10 दिन लगता है, आप 10 दिन के बाद 11 दिन, 12 दिन, 13 दिन ले लीजिए, डिलीवर कर दीजिए, ये रीजनेबल टाइम हुआ। लेकिन 10 दिन बनने में लगता है और आप जो है महीने भर जो है आपने डिलीवर नहीं किया, तो ये गलत होगा। यहाँ पर जो है ब्रीच माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का। क्लियर। नेक्स्ट जो है सेक्शन 36 सब सेक्शन 3 में बताया गया है गुड्स इन पोजेशन ऑफ थर्ड पार्टी। अगर बायर ने सेलर से कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन जिस गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है वो गुड जो है किसी थर्ड पार्टी के पास रखा हुआ है, तो उस केस में जो है डिलीवरी कब मानी जाएगी? तब मानी जाएगी जब वो थर्ड पर्सन एक्नॉलेज करेगा बायर को कि हाँ उसके पास गुड्स है। वेयर द गुड्स एट द टाइम ऑफ सेल आर इन पोजेशन ऑफ अ थर्ड पर्सन, देयर इज नो डिलीवरी अनलेस एंड अनटिल सच थर्ड पर्सन एक्नॉलेज टू द बायर दैट ही होल्ड्स द गुड ऑन हिज बिहाफ। यानी कि जब थर्ड पर्सन इस चीज को एक्नॉलेज कर लेगा तभी जो है डिलीवरी होगी, नहीं तो डिलीवरी नहीं होगी। क्लियर। नेक्स्ट जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन 36 सब सेक्शन 5। इसमें जो है एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी, भाई डिलीवरी करेंगे तो उसमें एक्सपेंस तो आएगा, तो डिलीवरी का एक्सपेंस कौन जो है बियर करेगा? तो सेलर विल बॉर्न ऑल द एक्सपेंसेस टू ब्रिंग द प्रोडक्ट टू डिलीवरेबल स्टेट एंड फॉर ऑब्टेनिंग द डिलीवरी। यानी कि जो प्लेस है डिलीवरी का वहां तक कंप्लीट प्रोडक्ट को पहुंचाना ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। फिर प्लेस ऑफ डिलीवरी से उसके बाद बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये एक्सपेंसेस, तो वहां तक पहुंचाने का जो भी खर्चा आएगा प्लेस ऑफ डिलीवरी तक वो सेलर उठाएगा और उसके बाद बायर जो है वो एक्सपेंस को बियर करेगा। क्लियर। नेक्स्ट जो है सेक्शन 37 डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। कई बार ऐसा होता है कि जो सेलर है वो बायर को या तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ था जितने अमाउंट के लिए उससे कम दे देता है, या फिर उससे ज़्यादा दे देगा, या फिर मिक्स्ड जो है वहाँ पर कमोडिटी प्रोवाइड कर देता है। तो उस केस में रॉन्ग क्वांटिटी जो है वहाँ पर डिलीवर होती है। तो इस केस में क्या होगा? तो अगर लेस डिलीवरी होती है, यानी कि सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 में लेस डिलीवरी को लेकर बताया गया है कि रिसीव्ड अमाउंट इज लेस देन द ऑर्डर्ड क्वांटिटी। बायर ने सेलर को 100 क्वांटिटी डिमांड किया था, लेकिन जो सेलर है उसने सिर्फ 90 क्वांटिटी ही डिलीवर किया बायर को। तो इस केस में क्या होगा? इन दिस केस बायर में रिजेक्ट द गुड्स, यानी कि जो 90 आया है उसको भी रिजेक्ट कर देगा कि नहीं मुझे 90 नहीं, मुझे पूरे 100 चाहिए, या फिर एक्सेप्ट कर लेगा गुड्स को। और इस केस में अगर वो बायर एक्सेप्ट कर लेता है, लेस अमाउंट आया है उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसको जो प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में था, जो प्राइस डिटरमाइन किया गया था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, वो प्राइस उसको पे करना पड़ेगा।
क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप जो है किसी के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते हैं, तो उस केस में अगर आपने 100 यूनिट का जो है कॉन्ट्रैक्ट किया था और 90 यूनिट आ रहा है, तो या तो आप उसको रिजेक्ट कर लीजिए, नहीं तो अगर 90 एक्सेप्ट कर लेंगे, 100 माँगा था, 90 ही आया है, 90 एक्सेप्ट कर लेंगे, तो जिस प्राइस पे आपने एक्सेप्ट किया था, उस प्राइस को आपको पे करना ही पड़ेगा। क्लियर? ये आप नहीं कह सकते कि नहीं मैं तो 90 एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो मैं प्राइस भी कम दूँगा, नहीं। जो 100 के लिए आपने प्राइस डिटरमाइन किया गया था, उसी प्राइस पे आपको जो है 90 एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये जो है लेस डिलीवरी सेक्शन 37 के सब सेक्शन 1 में ये चीज़ बताई गई है। वहीं पे दूसरा केस आता है कि आपने 100 ऑर्डर किया था और सेलर ने जो है 110 यानी कि 110 10 यूनिट एक्स्ट्रा आपको भेज दिया है। तो उस केस में क्या होगा? तो सेक्शन 37 के सब सेक्शन 2 में बताया गया है एक्सेस डिलीवरी के बारे में। रिसीव्ड अमाउंट इज मोर देन द ऑर्डर्ड क्वांटिटी, यानी कि जो सेलर है उसने ज़्यादा क्वांटिटी भेज दी है, यानी कि जो बायर है वो 100 यूनिट माँगा था उसने और उसको 110 यूनिट मिल गया है। तो इस केस में क्या होगा कि बायर में रिजेक्ट द होल गुड्स, सारे गुड्स को रिजेक्ट कर देगा, या फिर वो सभी गुड्स को एक्सेप्ट कर लेगा, या फिर जो है वो 100 यूनिट को एक्सेप्ट करेगा और बाकी जो 10 यूनिट एक्स्ट्रा थे उनको रिजेक्ट कर देगा। अगर उसने सभी गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया तो जो प्राइस डिटरमाइन की गई थी उसी हिसाब से उसको पे करना पड़ेगा। अगर उसने जो रिजेक्ट कर दिया तो वहाँ पर क्या होगा कि सारे गुड्स को वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर उसने जो है जितना उसने बोला था उतना ही एक्सेप्ट करता है, बाकी को रिजेक्ट कर देगा, तो इस केस में जो प्राइस डिटरमाइन की थी उसी प्राइस के हिसाब से 100 यूनिट के लिए देना पड़ेगा, 10 यूनिट जो है वो वापस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं एक्सेस डिलीवरी केस में। सबका सब एक्सेप्ट कर ले, सबका सब रिजेक्ट कर दे, या फिर उसने जितना चाहिए था उतना ले लिया, बाकी जो एक्स्ट्रा थी उसको उसने वापस कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट जो है मिक्स्ड डिलीवरी। अब होता क्या है कई बार कि आप सपोज करें कि आपने जो है 100 चेयर मंगाए, 100 चेयर आपने ब्राउन कलर के चेयर मंगाए, लेकिन हुआ क्या कि जो सेलर है उसके पास 50 ब्राउन थे और 50 जो है व्हाइट कलर थे। तो इस केस में क्या हो गया, यहाँ पर मिक्स डिलीवरी हो जाती है। तो सेक्शन 37 सब सेक्शन 3 में बताया गया है मिक्स डिलीवरी के बारे में। इट मीन्स गुड्स डिलीवर्ड हैव द गुड्स ऑफ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन एज वेल देन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर। तो जिस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, यानी कि बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि बायर को 100 चेयर्स जो है ब्राउन कलर का चाहिए, लेकिन जब डिलीवर हुआ तो वहां पर 50 जो है ब्राउन कलर का, 50 जो है व्हाइट कलर का चेयर दे दिया गया। तो इस केस में क्या ऑप्शंस होते हैं? तो इन दिस केस बायर हैज बिलो मेंशन्ड ऑप्शन। पहला, रिजेक्ट द होल गुड्स, आप 100 के 100 चेयर जो आए हैं आपके पास 50 ब्राउन और 50 व्हाइट सबको वापस कर दीजिए, या फिर एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्टेड गुड्स एंड रिजेक्ट दी रेस्ट, यानी कि आपने जितने का कॉन्ट्रैक्ट किया था 100 का कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसमें कि 100 ब्राउन चेयर थे, तो 50 आपके पास ब्राउन आए हैं, 50 व्हाइट आए हैं, तो आप 50 जो ब्राउन आए हैं उसको एक्सेप्ट कर लीजिए और जो 50 व्हाइट आए हैं उसको रिजेक्ट कर दीजिए। इफ द बायर एक्सेप्ट द होल गुड्स देन ही कैन नॉट sue द सेलर फॉर डिलीवरिंग द मिक्स्ड गुड। अगर बायर ने सभी गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर वो जो है केस नहीं कर पाएगा सेलर के ऊपर कि उसने जो है मिक्स्ड गुड्स भेजा है। क्लियर? तो ये चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी मिक्स्ड गुड का केस आता है, मिक्स्ड डिलीवरी का केस आता है, तो उस केस में या तो आप सभी को रिजेक्ट कर दीजिए, या फिर जो उतना सही है उतना एक्सेप्ट करिए, जो खराब है जो फिर अलग आया है उसको रिजेक्ट कर दीजिए। अगर आपने सभी का सभी एक्सेप्ट कर लिया तो आप फिर केस नहीं कर पाएंगे। क्लियर? वहीं पर जो नेक्स्ट रूल है दैट इज सेक्शन 38 में बताया गया है इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि बार बार जो है वो इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा करके जो डिलीवर करते हैं। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज एग्री की गई है दोनों पार्टीज के बीच में तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं एग्रीमेंट हुआ है इस चीज को लेके कि इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी होगी, देन बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स इन इंस्टॉलमेंट अनलेस एग्रीड। तो उस केस में क्या होगा कि बायर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी, बायर के पास ये बाउंडेशन नहीं होगी बायर के ऊपर कि वो जो है इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी को एक्सेप्ट करे। यानी कि आप कह रहे हो कि भैया आज कुछ ले लो, कल कुछ लेना है, परसों कुछ लेना, नहीं। अगर ये एग्रीमेंट में नहीं हुआ है तो सेलर जो है वो बायर को बाउंड नहीं कर सकता है कि वो इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी ले। इफ पार्टीज agrees to get the goods in installment then buyer is bound to accept the delivery thereof by installment। अगर पार्टी एग्री की थी, कॉन्ट्रैक्ट और सेल में इस चीज को मेंशन किया गया था, तो उस केस में फिर बायर की बाउंडेशन ये होगी कि वो जो है इंस्टॉलमेंट में रिसीव करेगा, एक्सेप्ट करेगा। नेक्स्ट जो रूल है सेक्शन 39 के सब सेक्शन 1 में बताया गया है डिलीवरी टू द कैरियर और कुरियर कंपनी। यानी कि कई बार क्या होता है कि जो बहुत दूर तक डिस्टेंस तक जो है सामान को भेजा जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि आप किसी कैरियर या फिर किसी कुरियर कंपनी को जो है कांटेक्ट करते हैं। सेलर जो है किसी कैरियर या फिर कुरियर कंपनी को देगा और फिर वो जो है बायर तक पहुंचाएगा। तो सब्जेक्ट टू टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इफ सेलर गिव्स द गुड्स टू कैरियर और कुरियर कंपनी टू डिलीवर द सेम टू द बायर देन प्राइमा फेसी डीम्ड टू बी डिलीवरी टू द बायर। यानी कि अगर जो है कंपनी ने सेलर ने किसी कैरियर या फिर कुरियर कंपनी को गुड्स को डिलीवर करने के लिए दे दिया है, सेलर के पास से कैरियर या फिर कुरियर कंपनी के पास सामान चला गया है,
तो पहली नज़र में यानी कि प्राइमा फेसी ये क्या माना जाएगा कि हाँ, सेलर ने गुड्स को डिलीवर कर दिया है बायर को। क्लियर? नेक्स्ट जो है दैट इज सेक्शन 40। सेक्शन 40 में डिटेरियोरेशन ड्यूरिंग ट्रांजिट के बारे में बताया गया है। बहुत बार क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन के ड्यूरेशन में जब कोई गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उस केस में थोड़ा सा खरोच आ जाती है, या फिर आप सपोज कि आयरन को जो है ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, साउथ से नॉर्थ के साइड जो है आयरन ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है बाई ट्रक, तो उस केस में क्या होता है कि लंबे समय तक जब ट्रक में रखता है तो वहाँ पर थोड़ा बहुत उसमें रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाता है। तो इस केस में क्या कंडीशन होगी, क्या रूल होगा? तो वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड एट अ डिस्टेंस प्लेस, the liability for deterioration necessary incidental to the course of transit will fall on the buyer थॉ द सेलर एग्री टू डिलीवर एट हिज ऑन रिस्क। यानी कि जब लंबे डिस्टेंस में कोई भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उस केस में अगर सामान में थोड़ा बहुत जो है नेसेसरी इंसिडेंटल चीज़ होती है, यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन हो गई या फिर थोड़ा बहुत जो यहाँ पर खरोच आ गया ट्रांसपोर्टेशन के ड्यूरेशन में, तो उस पर जो है बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वहाँ पर सेलर की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। क्लियर? अनइंटेंशनल होना चाहिए, यानी कि ये माना जाता है कि हाँ भाई भाई इतनी दूर तक ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो थोड़ा बहुत तो वहाँ पर खरोच खरोच आ जा सकता है, तो उसको जो है बायर की वहाँ पर जो है वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वहाँ पर जो है सेलर की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। सेलर ने चाहे एग्री किया हो लेकिन बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अगर थोड़ा बहुत वहाँ पर ट्रांजिट की ड्यूरेशन में प्रॉब्लम आती है तो। नेक्स्ट जो सेक्शन है सेक्शन 41, इसमें बायर्स राइट टू एग्जामिन द गुड के बारे में बताया गया है। यानी कि अगर जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जब हो रहा था तब अगर फिजिकल गुड्स अवेलेबल था तो उस वक्त अगर बायर ने एग्जामिन कर लिया तो ठीक है, लेकिन उस वक्त एग्जामिन नहीं किया, कई बार होता है क्या है कि आप ऑर्डर देके चले आते हो, सामान कुछ दिन बाद बन के तैयार होता है, तो अब आपको डिलीवर कर दिया गया तो आपने तो एग्जामिन किया ही नहीं पहले कि सामान कैसा था। तो जब आपको डिलीवर होता है सामान तो यहाँ पर बायर का राइट होता है कि वो गुड्स को एग्जामिन कर ले, यानी कि चेक कर ले कि जो उसको चाहिए था क्या एग्जैक्टली वही है। आफ्टर एग्जामिन इफ द बायर इज सेटिस्फाइड देन बायर कैन कीप द गुड्स। और जब उस बायर एग्जामिन कर लेता है और वो सेटिस्फाई होता है कि उसको जो चाहिए था, जो डिस्क्रिप्शन उसने बताया था उसी के अकॉर्डिंग जो है गुड्स है, तो उस केस में फिर बायर को एक्सेप्ट कर लेता है, बायर गुड्स को वो अपने पास रख लेगा। लेकिन आफ्टर एग्जामिन इफ बायर इज नॉट सेटिस्फाइड देन बायर कैन रिजेक्ट द गुड्स। यानी कि एग्जामिन करने के बाद अगर बायर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो गुड्स को रिजेक्ट कर देगा। कई बार होता है जैसे कि आपने जो है आपको एक टेबल चाहिए था और आपने जो है डिस्क्रिप्शन वहां पर दे दिया। अब क्या हुआ कि आपके पास टेबल बन के आ गया, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन जिस हिसाब से आपको जो है रैक या फिर टेबल चाहिए था उस हिसाब से जो है आपको टेबल नहीं मिला, तो अब ये आप जो है उस टेबल को रिजेक्ट कर सकते हो। यानी कि आप जरूरी नहीं है कि आप उसको एक्सेप्ट करो, अगर आपने जैसा कहा था वैसा टेबल आपको नहीं मिला तो आप वहां पर उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन 42। यहां पर बताया गया है रूल रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, यानी कि बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है कि जो है डिलीवरी ऑफ गुड्स को एक्सेप्ट करने के लिए क्या रूल है। द बायर इज डीम्ड टू हैव एक्सेप्टेड द गुड्स व्हेन द बायर। कब ये माना जाएगा कि बायर ने जो है गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है, तो उसके लिए यहाँ पर तीन चीजें बताई गई हैं। पहला, इंटीमेट्स टू द सेलर दैट ही हैड एक्सेप्टेड द गुड्स, यानी कि सेलर को बायर ने बता दिया फोन करके कि हाँ भाई मैंने सामान रिसीव कर लिया है, तो ये माना जाएगा कि बायर ने गुड को एक्सेप्ट कर लिया है। डज एनी एक्ट टू द गुड्स विच इज इनकंसिस्टेंट विद द ओनरशिप ऑफ द सेलर, यानी गुड्स के साथ बायर जो है कुछ ऐसा एक्ट परफॉर्म करता है जिससे ये पता चलता है कि ओनरशिप किसके पास है, बायर के पास है, ना कि सेलर के पास है। तो इस केस में भी क्या होता है कि बायर ये मान लिया जाता है कि बायर ने एक्सेप्ट कर लिया है गुड्स को। तीसरा है रिटेन द गुड्स आफ्टर द लैप्स ऑफ अ रीजनेबल टाइम विदाउट इंटीमेटिंग टू द सेलर दैट ही हैज रिजेक्टेड देम, यानी कि सपोज करिए कि वहां पर क्या है कि एक हफ्ते के ड्यूरेशन में आपको बताना था फोन करके कि आपने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया, लेकिन जो बायर है उसने रिजेक्ट तो कर दिया था लेकिन ये चीज जो है सेलर को बताई ही नहीं उसने एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते से ज्यादा हो गया, 15-20 दिन हो गया, तो इस केस में ये मान लिया जाएगा कि बायर ने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है। आपने भले रिजेक्ट कर लिया हो लेकिन अगर आपने कम्युनिकेट नहीं किया सेलर को तो इस केस में ये माना जाएगा कि बायर ने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर? तो ये जो है डिलीवरी ऑफ गुड्स को लेकर रूल थे। वहीं पर सेक्शन 43 में बताया गया है बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड्स। यहाँ पर क्या होता है कि सेलर ने जो है गुड्स को भेज दिया किसके पास, जो है बायर के पास। अब बायर ने उस गुड्स को एग्जामिन करने के बाद रिजेक्ट कर दिया, तो अब बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी कि वो जो है गुड्स को वापस सेलर के पास भेजे। सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गुड्स को बायर के पास से वो ले। आपने ऑनलाइन के केस में देखा होगा, आपने फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से कोई प्रोडक्ट मंगाया, आपको पसंद नहीं आया तो आप क्या करते हो, जो है वहां पर रिटर्न कर देते हो। रिटर्न के केस में क्या होता है कि फिर से फ्लिपकार्ट का ही आदमी आएगा और वो जो है आपसे सामान लेकर वापस जो है सेलर को पहुंचाता है। तो यही चीज यहाँ पर भी कही है कि बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड्स। अगर बायर ने रिजेक्ट कर दिया है किसी गुड्स को तो फिर उसको
जो है सेलर ही जो है वो अपना कैरी करेगा, बायर की वहाँ पर बाउंडेशन नहीं होगी। अनलेस अदरवाइज एग्रीड, वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर एंड ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट, ही इज नॉट बाउंड टू रिटर्न देम टू द सेलर। वो जो है सेलर को वापस करने के लिए बाउंड नहीं होगा, बट इट इज सफिशियंट इफ ही इंटीमेट टू द सेलर दैट ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट। बस उसको जो है इतना कर लेना होगा कि उसको सेलर को ये कम्युनिकेट कर देना है कि हाँ उसने रिफ्यूज कर दिया है उसको एक्सेप्ट करने से, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो गुड्स नहीं था। क्लियर? तो बायर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि वो गुड्स रिजेक्टेड गुड्स को वापस करे, लेकिन बायर की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस गुड्स को रिजेक्ट कर दिया है ये इन्फॉर्मेशन जो है रीजनेबल टाइम के अंदर जो सेलर है उसको कम्युनिकेट कर दे। क्लियर? और वहीं पर जो नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज सेक्शन 44, लायबिलिटी ऑफ बायर फॉर नेग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। यानी कि सेलर जो है वो तैयार है गुड्स को डिलीवर करने के लिए, जो भी प्लेस ऑफ डिलीवरी थी और जो है टाइम था, लेकिन बायर जो है उस टाइम पे उस प्लेस ऑफ डिलीवरी पे जो है गुड्स को रिफ्यूज कर देता है एक्सेप्ट करने से, तो उस केस में जो है यहाँ पर ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है। तो व्हेन द सेलर इज रेडी एंड विलिंग टू डिलीवर द गुड्स एंड रिक्वेस्ट द बायर टू टेक डिलीवरी एंड द बायर डज नॉट विद इन अ रीजनेबल टाइम फ्रेम आफ्टर सच रिक्वेस्ट, यानी कि सेलर जो है वो गुड्स को डिलीवर करने के लिए तैयार है, ठीक है, उसने बायर को रिक्वेस्ट किया कि वो डिलीवरी ले ले, एक रीजनेबल टाइम फ्रेम के अंदर जब बायर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता है तब जो है बायर की लायबिलिटी बनती है सेलर के लिए। क्या लायबिलिटी बनेगी? फॉर एनी लॉस ओकेजन बाय हिज नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल टू टेक डिलीवरी, यानी कि अगर बायर ने जो है वहां पर नेग्लेक्ट कर दिया, रिफ्यूज कर दिया डिलीवरी लेने से, और उसकी वजह से सेलर को जो भी नुकसान हो रहा होगा उस नुकसान को, उस लॉस को बायर जो है वो फिल करेगा, बायर जो है वो पे करेगा। और वहीं पर ऑल्सो फॉर अ रीजनेबल चार्ज फॉर द केयर एंड कस्टडी ऑफ द गुड्स, और जब तक डिलीवरी नहीं लिया जा रहा है तब तक उसकी रख रखाव में जो भी खर्चा आएगा सेलर द्वारा उसके लिए भी जो है बायर को पे करना पड़ेगा। तो ये लायबिलिटी बनेगी किसकी? बायर की। अगर बायर जो है टाइमली गुड्स को एक्सेप्ट नहीं करता है, टाइमली गुड्स की डिलीवरी को एक्सेप्ट नहीं करता है। सेलर तैयार था, ये हुआ कि भाई आप जो है 15 जनवरी को जो है गुड्स को डिलीवर कर देंगे बायर को, ठीक है। तो सेलर ने 15 जनवरी को जो है गुड्स की डिलीवरी के लिए फोन किया बायर से कि आप जो है अपना गुड्स ले जा सकते हैं प्लेस ऑफ डिलीवरी से। क्लियर? लेकिन बायर जो है वहां पर उस ड्यूरेशन पे उस दिन पे नहीं पहुंचता है, तो इस केस में अब जो भी नुकसान होगा सेलर को या फिर सेलर को उस गुड्स को रखने में जो भी रख रखाव का खर्चा आएगा उन दोनों के लिए ही पेमेंट जो है कौन करेगा? बायर करेगा। तो ये जो है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को लेके इंपॉर्टेंट रूल्स थे, सेक्शंस थे अंडर द सेल ऑफ गुड एक्ट 1930। तो क्या क्या चीजें यहां पर आपने देखी कि सेक्शन 31 में ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर, कि सेलर की ये ड्यूटी बनती है कि गुड्स को डिलीवर करे, बायर की ड्यूटी बनती है कि वो गुड्स को एक्सेप्ट करे, डिलीवरी को एक्सेप्ट करे और उसके लिए पे करे। सेक्शन 32 में आपने पेमेंट एंड डिलीवरी फॉर कंकरेंट कंडीशन ये आपने देखा। सेक्शन 33 में डिलीवरी किसी भी फॉर्म में हो सकती है जो भी मेंशन किया हो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में। सेक्शन 34 था इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी को लेकर। सेक्शन 35 था बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 में प्लेस ऑफ डिलीवरी। सेक्शन 36 सब सेक्शन 2 में टाइम फॉर डिलीवरी। सेक्शन 36 सब सेक्शन 3 में गुड्स इन पोजीशन ऑफ थर्ड पार्टी। सेक्शन 36 सब सेक्शन 5 में एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी। सेक्शन 37 में डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, अगर गलत क्वांटिटी डिलीवर हो रही है, लेस डिलीवरी है तो सेक्शन 37 सब सेक्शन 1। एक्सेस डिलीवरी है तो सेक्शन 37 सब सेक्शन 2। मिक्स डिलीवरी है तो सेक्शन 37 सब सेक्शन 3। और वहीं पर सेक्शन 38 इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज के लिए था। सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 डिलीवरी टू द कैरियर और कुरियर कंपनी के जरिए था। सेक्शन 40 डिटरेशन ड्यूरिंग ट्रांजिट के ऊपर था। सेक्शन 41 बायर्स राइट टू एग्जामिन द गुड्स के लिए था। सेक्शन 42 रूल्स रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स के ऊपर था। सेक्शन 43 में बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड्स के लिए था। एंड सेक्शन 44 लायबिलिटी ऑफ बायर फॉर नेग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स, ये सेक्शन 44 में था। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।